हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पढ़ने पढ़ाने के कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रक्रम को। मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम का सूचना मिल ही गया है सबको कि कब होगा क्या होगा। तब तक हम लोग तैयारी करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंटरनल वायरिंग जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और पढ़ना धीरे धीरे शुरू करेंगे। जितने सारे उसके रूल होंगे सबको हम लोग चर्चा करेंगे और फिर जितने सारे उसके ऊपर न्यूमेरिकल होंगे, सवाल होंगे, ठीक है, उसको हल किया जाएगा। जो ड्राइंग से रिलेटेड जो बनाया जाएगा, कैसे सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को हम लोग कि परिपथ की वितरण व्यवस्था क्या होती है, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई जो वायरिंग है, वायरिंग कितने तरीकों से की जाती है, ठीक है ना। केसिंग के पिंकलिट वायरिंग, बैटन वायरिंग, इन सब चीजों को आप लोग बुक से ही पढ़ते रहिए। जो डायरेक्ट नियम है, जो डायरेक्ट रूल है, उन सबको हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर जो बेस्ट सवाल होंगे उसको हल किया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि भाई वायरिंग होती क्या है। वायरिंग से शुरू करते हैं कि वायरिंग क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से धीरे धीरे उस नियम को, उस रूल को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि वायरिंग है क्या। क्या समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वायरिंग 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 का मतलब तार स्थापन। तार स्थापन। देखिए, वायरिंग शब्द से ही स्पष्ट है। वायरिंग शब्द का जो मीनिंग है तार स्थापन, इसका मतलब जो तार है, जो चालक पदार्थ, जो तार हम लोग यूज कर रहे हैं वायरिंग के अंतर्गत, उनको स्थापित किया जाए। तो भाई बात आती है कि कैसे स्थापित किया जाए। तो उन तारों को स्थापित करने के लिए बहुत सारे नियम है, बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो भाई इसकी परिभाषा बनती है, इसकी परिभाषा क्या बनती है कि किसी भी उपकरण को, किसी भी उपकरण को विद्युत सप्लाई से जोड़ने की समुचित व्यवस्था, ठीक है। किसी भी उपकरण को विद्युत सप्लाई से जोड़ने की समुचित व्यवस्था तथा उसमें प्रयोग किए जाने वाले तारों की सही विधि वायरिंग कहलाती है, ठीक है। चलिए परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या है? किसी भी उपकरण को, ठीक है ना, किसी भी उपकरण को किसी भी उपकरण को विद्युत सप्लाई या विद्युत सोर्स, विद्युत सप्लाई से विद्युत सप्लाई से, ठीक है। किसी भी उपकरण को विद्युत सप्लाई से या विद्युत प्रदाय से जोड़ने की समुचित व्यवस्था, जोड़ने की समुचित मतलब जो उचित विधि हो, समुचित व्यवस्था या विधि, ठीक है, विधि तथा उसमें प्रयोग किए जाने वाले तथा उसमें प्रयोग किए जाने वाले तारों की सही स्थिति, क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? वायरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वायरिंग कहलाती है, ठीक है। वायरिंग कहलाती है, ठीक। अब ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या कहलाती है? वायरिंग कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, अब वायरिंग, ठीक है। अब जो नियम है उस नियम को लेकर हम चलते हैं। तो देखिए, जो वायरिंग का नियम है, क्या कह रहा है कि वायरिंग यानी तार स्थापन के सामान्य नियम निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित, ठीक है। तो भाई नियम तो बहुत सारे, लेकिन पहला जो नियम है, देखिए वो नियम क्या बनता है? एमएसबी मेन स्विच बोर्ड, ठीक है ना। मेन स्विच बोर्ड, एमएसबी यानी मेन स्विच बोर्ड, ठीक है। मेन स्विच बोर्ड या
MFU मेन फ्यूज यूनिट, मेन फ्यूज यूनिट तथा DB यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से संबंधित नियम, से संबंधित नियम। ठीक है, ये हो गया हमारा हेडिंग। अब इसके अंतर्गत जितने सारे रूल होंगे उस पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो मैं यह रूल बताने की कोशिश कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यह मैं जो पॉलिटेक्निक के अंतर्गत जो बुक लगती है, जो एशियन पब्लिकेशन की, जो इसके राइटर है डॉक्टर तारा विद्वत बिष्ट, तो उनके ही अंतर्गत, चूंकि आप लोग आपके पास किताब होगी ही, आप उन सभी रूल को मतलब देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लिखूंगा तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, मैं बारी बारी से उन नियमों पे क्या कर रहा हूँ, चर्चा कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप उन सभी नियमों को देख लीजिएगा बुक से। और उस एक नियम को मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा, या वीडियो भी बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है, अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए भाई टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, उन सभी जितने सारे नियम हैं बारी बारी से उनको पढ़ के समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद से जो सवाल होंगे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि आप लोग को यह नियम दिखाई देंगे, स्क्रीन पे दिखाई देंगे नियम। ठीक है, देखिए तो पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि MSB, MFU तथा DB को एनर्जी मीटर के पास ही एक ही बोर्ड पर स्थापित करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो भाई जहाँ से सर्विस में जो मेन सप्लाई, मान लीजिए आपके पास घर के पास जो आसपास जो पोल होंगे जहाँ से आप वायर लेकर आएंगे, ठीक है, तो वह वायर जहाँ पे आएगा तो भाई वो डायरेक्ट शुरू में पहले ही आके वो एनर्जी मीटर में लगता है। तो वहाँ पे जो बड़ा बोर्ड होगा, ठीक है ना, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ही कहते हैं भाई, वही वितरक बोर्ड वही तो होता है, वहाँ से हर जगह सप्लाई जाती है। तो जो MSB यानी कि जो ये MSB है या MFU मेन फ्यूज यूनिट या MSB यानी कि मेन स्विच बोर्ड, यह कहाँ लगेगा, जो एनर्जी मीटर लगी है ना, एनर्जी मीटर लगी है यानी कि MSB तथा MFU तथा DB को, भाई जो DB है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो वह एक लकड़ी का बना होता है, बहुत बड़ा बोर्ड होता है, लकड़ी को काट के जिससे बना होता है, जो यहाँ पे एनर्जी मीटर लगा होता है, वहीं पे क्या कर देंगे MSB और DB को क्या कर देंगे, पास ही में लगाएंगे। ठीक है, दूर नहीं करते हैं। ठीक है उसके बाद अगला नियम क्या कह रहा है कि MSB तथा DB ऐसे स्थान पर लगानी चाहिए जो धूल, धुआं, नमी, पानी, धूप तथा छोटे बच्चों की पहुंच से दूर। अब देखिए जो MSB है और DB, भाई MSB और DB को ऐसे स्थान पर लगाने चाहिए जहाँ पे धुआं रहित हो, नमी रहित हो, भाई क्योंकि वो मेन सप्लाई बोर्ड है, वहाँ चूंकि हर लाइन वहीं पे आ रही है। और ऐसा स्थान देखना चाहिए जहाँ पे सब क्या हो, चीजें उपलब्ध ना हो, जैसे धूल, धुआं, ठीक है ना, छोटे बच्चों से दूर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लगनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला नियम क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि एनर्जी मीटर से, ठीक है, एनर्जी मीटर से DB तक प्रयोग किया जाने वाला चालक, एनर्जी मीटर से DB तक प्रयोग किया जाने वाला चालन तार का अनुप्रस्थ काट इतना होना चाहिए कि भवन में प्रवाहित कुल धारा का वहन कर सके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो आपके घर के पास पोल है, उस पोल से तो आप वायर ले आके एनर्जी मीटर में लगा दिए। अब एनर्जी मीटर से DB तक क्या करेंगे, एक वायर लेकर जाएंगे। ठीक है, एक वायर लेकर जाएंगे तो उस वायर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि जैसे यह वायर हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह वायर है तो यह वायर का जो ये वाला जैसे काट दिया ऐसे, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये क्या है हमारा, ये वाला पार्ट अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। भाई ऐसे काट देंगे तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल बनना है ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो कह रहा है कि भाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल साथ साथ में वैसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए बोर्ड है आपका, बोर्ड यहाँ पे आपका एनर्जी मीटर लगा है, यहाँ पे DB लगा है, ठीक है ना। तो DB से तो भाई जब ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, वितरण बोर्ड है, तो यहाँ से तो बहुत सारे परिपथ निकलेंगे, आप परिपथ निकाल के लेकर जाएंगे, जितने ही परिपथ के आपके गाड़ी जितने अनुसार आपकी आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो यहाँ पे यानी कि एनर्जी मीटर से और जो DB तक की जो यह वायर लगेगा, जो यह वायर हम लोग यूज करेंगे, यह वायर ऐसा होना चाहिए कि जो यह DB में टोटल, यानी कि भाई DB से ही तो टोटल ये आउटपुट निकल रहा है तार, मतलब जितने तार हैं इस DB से तो ही निकलेंगे, यानी कि जो यह भवन में DB से जितने सारे तार जा रहे हैं सबका भाई सबसे, जब ये सबसे भाई मान लीजिए इसमें कुछ धारा बह रही है, इसमें कुछ धारा बह रही है, इसमें भी कुछ धारा बह रही है, यानी जब सभी धाराओं के योग जब यह तार बराबर होगा तभी तो वहन करेगा। तो यही कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि जो एनर्जी मीटर से DB तक के लिए जो तार हम लोग यूज करेंगे,
वह तार मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो भवन में प्रवाहित कुल धारा है उसका क्या कर सके, वहन कर सके। इसका मतलब भाई जो अलग अलग डीबी से अलग अलग हम सर्किट निकाले हैं, इन सर्किटों में जितनी धारा बहेगी इन टोटल धारा से अधिक इस जो यह वायर होगा इस धारा का क्या होगा, मान होगा। यानी कि जो यह यहाँ पे जो तारा मतलब चालक कार्य यूज करेंगे, जो इसका वहन धारा होगा इन सभी धाराओं से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है ना, कैपेसिटी अधिक होगी तभी तो भाई इसको सहन करेगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पीयर धारा बह रही है, यहाँ पे जो तार यहाँ पे लगा दिया 2 एम्पीयर का, तो पहले यही खुद जल जाएगा क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है। 5 एम्पीयर का लोड है, आप 2 एम्पीयर का तार लगा दिए हैं। इसका मतलब ये होगा कि भवन में जो टोटल प्रवाहित धारा है मेरे प्यारे दोस्तों, उन सभी धाराओं के योग से क्या होना चाहिए, एनर्जी मीटर से लेकर जो डीबी तक तार लगना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अधिक मतलब कैपेसिटी की होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले नियम पे। अगला नियम कह रहा है, अगला नियम क्या कह रहा है कि जो बी है, जो बी स्विच बोर्ड पावर बोर्ड, स्विच बोर्ड, ठीक है, स्विच बोर्ड पावर बोर्ड आदि से संबंधित नियम, ठीक है। आ रहा है समझ में मेरे प्यारे साथियों? देखिए अब स्विच बोर्ड से पावर बोर्ड से क्या संबंध है। पहला नियम कि लाइट और फैन सर्किट के लिए स्विच बोर्ड फर्श से 1.25 ऊपर स्थापित करना चाहिए। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, अगर मान लीजिए फर्श है, ठीक है, यह फर्श है यहाँ आपका, और भवन की ऊंचाई आप 4 मीटर 5 मीटर जो भी रखे हैं वो दूसरी बात, लेकिन जो फर्श है हमारा, तो फर्श से जो स्विच बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो अब देखिए समझिए, यानी कि जो लाइट एंड फैन सर्किट, भाई जो लाइट और फैन सर्किट मतलब फैन है उसको ऑपरेट करने के लिए जो सर्किट है उसके लिए जो हम लोग स्विच बोर्ड लगाएंगे, वह स्विच बोर्ड फर्श से क्या होना चाहिए, 1.25 मीटर क्या होना चाहिए, ऊपर स्थापित होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले नियम पे। पावर सर्किट के लिए स्विच बोर्ड से 1.3 मीटर ऊपर, पावर सर्किट के लिए स्विच बोर्ड यानी कि जो बोर्ड है पावर सर्किट के लिए बोर्ड फर्श से 1.3 मीटर ऊपर तथा सॉकेट बोर्ड फर्श से 0.25 मीटर ऊपर स्थापित करना चाहिए। अब देखिए, अब जो पावर सर्किट है, पावर सर्किट क्या है, पावर सर्किट, तो पावर सर्किट के लिए जो हम लोग स्विच बोर्ड लगाएंगे, जैसे भाई जैसे एग्जॉस्ट हो, एग्जॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब लेता है, कंजर्वेट करता है। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े उपकरण हैं जैसे पावर सर्किट के अंतर्गत आ रहे हैं जिसकी मतलब कैपेसिटी भी अधिक है, ठीक है ना, तो जो पावर सर्किट की जो स्विच बोर्ड लगेगा, पावर सर्किट के जो स्विच बोर्ड होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वह क्या होगा, फर्श से 1.3 मीटर ऊपर, जो पावर भाई सर्किट में जो स्विच बोर्ड लगाएंगे हम लोग वो क्या लगेगा, 1.3 मीटर ऊपर, तथा जो स्विच बोर्ड होगा, जो सॉकेट बोर्ड होगा, जो सॉकेट लगेगा वो फर्श से क्या लगेगा, 0.25, यानी जो सॉकेट बोर्ड होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो सॉकेट बोर्ड होगा, ये फर्श हो गया, ठीक है, ये फर्श हो गया, इस फर्श से कितना लगेगा, 0.25 मीटर ऊपर, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं वायरिंग होती है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर ये क्षैतिज रंग जा रहा है तो यहाँ पे मेन बोर्ड होता है या स्विच बोर्ड, फिर इसके नीचे यहाँ पे क्या होता है, एक पावर सर्किट बोर्ड होता है, इसे ही पावर सर्किट बोर्ड कहते हैं। फिर यहाँ पे फर्श होता है, जैसे इसमें अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ से एक्सटेंशन का काम करता है, जैसे यहाँ पे स्विच हो गया, तो यह फिर यहाँ पे ये शॉर्टर टाइप होता है, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उंगली न कर सके, तो यह हम लोग क्या होता है, पावर सॉकेट बोर्ड है। ये सॉकेट नीचे, यानी कि जब सॉकेट लगाएंगे तो यह फर्स्ट से 0.25 मीटर क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर इसके लिए स्विच बोर्ड लगा रहे हैं हम लोग, तो स्विच बोर्ड लगा रहे हैं तो यह क्या होना चाहिए, 1.3 मीटर ऊपर, ठीक है ना, 1.3 मीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। बाथरूम में पावर बोर्ड का सॉकेट पावर बोर्ड के स्विच बोर्ड पर ही स्थापित करना चाहिए।
जैसे अगर बाथरूम क्या है, अब देखिए समझते हैं। अगर बाथरूम में हम लोग पावर सर्किट लगा रहे हैं, पावर सर्किट बोर्ड, तो बाथरूम में जो बाथरूम में जो पावर बोर्ड का सॉकेट लगेगा, वो पावर बोर्ड के स्विच बोर्ड पे, जैसे भाई ये फर्श हो गया, तो फर्श से कितने ऊपर रखेंगे हम लोग, 1.3 मीटर ऊपर ये स्विच बोर्ड हो गया पावर सर्किट का। अब यहाँ पे ये था भाई कि बाथरूम, चूंकि ये सामान्य जो रूल था, मतलब अलग, जैसे जहाँ पे लगा रहे हैं, अगर ये पावर जैसे सॉकेट है तो दशमलव यहाँ से 0.25 मीटर ही ऊपर रख रहे थे, ठीक है, 0.25 ही ऊपर रख रहे थे। लेकिन जब ये बाथरूम जाएंगे भाई, जब नीचे रखेंगे तो पानी आ जाएगा, इसमें पानी होगा, पानी गिरेगा, इसमें विद्युत खतरा पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे न लगाकर, अब यहाँ पे सॉकेट है, इसको न लगाकर क्या करते हैं हम लोग, इसी स्विच बोर्ड पर ही लगा देते हैं, ठीक है। बाथरूम में लगाएंगे, नीचे अगर सॉकेट लगा देंगे, अगर पानी गिरेगा, चाहे नहाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो नहाने वाला तो नहा ही लेगा अच्छी तरह से, फिर दोबारा नहाने के लिए रहेगा नहीं। तो इसीलिए जो यहाँ पे हम लोग सॉकेट बोर्ड लगाएंगे, इस सॉकेट बोर्ड को उठा क्या कर देंगे, डायरेक्ट जो बोर्ड जहाँ स्विच बोर्ड लग रहा है उसी के साथ लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब वाला नियम कह रहा है कि लाइट एंड फैन सर्किट के लिए वायरिंग में कम से कम 0.915 मीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक मतलब कॉपर का, अगर एल्युमिनियम का यूज करें तो 1.5 मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर स्क्वायर का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब बात आ रही है कि भाई थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, देखिए, अब बात आ रही है कि भाई जो लाइट एंड जो फैन सर्किट है, ठीक है, जो लाइट एंड फैन सर्किट है, उसमें जो चालक तार हम लोग यूज करें, क्या करें मेरे प्यारे साथियों, जो चालक तार यूज करें तो वो कैसे करें। तो भाई जब हम अगर कॉपर का चालक तार यूज कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, कॉपर का, तो भाई जो कॉपर है, कॉपर की जो कंडक्टिविटी है, मतलब वह एल्युमिनियम के मुताबिक अच्छी है, ठीक है ना, उसमें अच्छा मतलब कंडक्ट करता है धारा, ठीक है ना। इसका मतलब जो कॉपर का हम लोग मतलब चालक तार यूज करें तो कितना यूज करें, तो 0.915 mm स्क्वायर का, यानी कि अगर कॉपर का हम चालक तार यूज करें मेरे प्यारे साथियों, तो कितने का यूज करें, 0.915 mm स्क्वायर का, ठीक है। अगर यही हम लोग अगर एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं, अगर तो ये कितने करेंगे, अगर एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं तो ये करेंगे 1.5 mm स्क्वायर, ठीक है, 1.5 mm स्क्वायर। अगर हम लोग कॉपर का चालक तार यूज करेंगे तो 0.915 mm स्क्वायर का चालक तार यूज करेंगे, अगर एल्युमिनियम का यूज करेंगे तो 1.5 mm स्क्वायर का, ठीक है। अब देखिए, अब अगला नियम पे चलते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम यह कह रहा है कि पावर सर्किट के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो चालक तार है, अब देखिए ये लाइट एंड फैन सर्किट के लिए था, अब यहाँ पे अगर पावर सर्किट के लिए अगर हम लोग चालक तार को देखें कि कितने मोटाई की तार यूज करेंगे, चालक तार अगर कॉपर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर कॉपर का यूज कर रहे हैं तो 1.5 mm स्क्वायर, ठीक है। अगर एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं हम लोग तो 2.5 mm स्क्वायर का चालक तार होना चाहिए। यह कम से कम क्राइटेरिया है, ठीक है ना। यदि जब लाइट एंड फैन सर्किट, मेरे प्यारे साथियों, जब लाइट एंड फैन सर्किट के अंतर्गत अगर हम चालक तार यूज करें, अगर कॉपर का चालक तार यूज कर रहे हैं तो 0.915 mm स्क्वायर से कम का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला तार नहीं होना चाहिए। अगर यदि एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं तो 1.5 mm स्क्वायर से मतलब 1.5 mm स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कम का मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब इतना ही हो या इससे अधिक का हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर पावर सर्किट के लिए हम अगर चालक तार यूज कर रहे हैं तो भाई पावर सर्किट में चूंकि जो शक्ति है उसकी अधिक हो जाती है शक्ति, तो उसके लिए भाई लोड करने के लिए तो ऐसा ही तार चाहिए ना कि उसको वहन कर सके जो धारा है। तो उसमें जो कॉपर का अगर हम यूज करेंगे तो 1.5 mm स्क्वायर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यूज करेंगे, और जो अगर एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं तो 2.5 mm स्क्वायर तार को मतलब यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए अगले नियम पे क्या कहते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, अगला नियम कह रहा है कि पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले सॉकेट शॉर्टर प्रारूपी होना चाहिए। देखिए अब कह रहा है कि जो
जो पावर सर्किट है, ठीक है ना, जो पावर सर्किट है, जो पावर सर्किट है, जो इसमें सॉकेट लगेगा, ठीक है ना, जो इसमें सॉकेट लगाएंगे, जो यहाँ पे जो सॉकेट लगाएंगे, जो यहाँ पे सॉकेट लगाएंगे, ये कैसा सॉकेट होना चाहिए? शटर प्रारूपी, यानी कि इसमें ये कवर होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। शटर प्रारूपी का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कोई दुकान है तो दुकान के बाहर जो शटर होता है ना, शटर गिर जाता है फिर उसको उठा देते हैं, तो वैसे ही एक सॉकेट आता है जिसमें जब कोई भी मतलब चार्जर अगर कुछ भी मतलब उसमें लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो उठ जाता है, खिसक जाता है और होल खुल जाते हैं, फिर आराम से उसको उसमें उस मतलब चार्जर को घुसा देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद से चार्जिंग होती है। फिर जैसे ही निकालते हैं तो जो उसका ऊपर का मतलब कवर होता है आगे बंद कर देता है, जिससे उसके छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो पावर सर्किट है, जो पावर सर्किट का जो सॉकेट बोर्ड है वो फर्स्ट 10.25 ऊपर मीटर ऊपर उठाना है, बहुत दूरी कम है, इसका मतलब बहुत फर्स्ट पास रहेगा। तो जो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कभी जाके उसमें उंगली या कुछ भी लगा देते हैं, जिससे भाई खतरा हो सकता है, लाइन में मार सकती है। इसीलिए सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? जो पावर सर्किट का सॉकेट है उसको शटर प्रारूपी ही लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बंद रहेगा, जब काम रहेगा तभी उसको मतलब खुलेगा, नहीं तो फिर क्या मतलब जो उसके छिद्र होंगे वो बंद रहेंगे, जिससे कुछ भी उसमें जाने का खतरा नहीं रहता है, ठीक है। अब चलिए, अब नियम क्या कह रहा है? अगला नियम है कि भवन क्षैतिज रन तथा ऊर्ध्वाधर रन से संबंधित नियम। जैसे जो भवन में जो क्षैतिज रन चलेगा, क्षैतिज रन व ऊर्ध्वाधर रन से संबंधित नियम, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रन से संबंधित नियम। अब देखिए, अब समझते हैं। अब बात आती है कि क्षैतिज रन और ऊर्ध्वाधर रन है क्या। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कोई भी एक भवन हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी दीवार है, यहाँ पे इसको वायरिंग करनी है, ठीक है। तो जब वायरिंग करते हैं तो जब वायर को ऐसे, ठीक है ना, जो ये हमारी पृथ्वी है इसके अगर पैरेलल अगर ऐसे अगर कोई भी मतलब तार को दौड़ाते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रन। क्या कहते हैं इसको? क्षैतिज रन, यानी क्षैतिज रन, यानी कि हॉरिजॉन्टल रन, ठीक है। अब जैसे भाई जहां पे अगर बोर्ड लगाएंगे, तो बोर्ड के लिए तो वायर यहाँ से नीचे लाएंगे, तो यही क्या होता है हमारा? वर्टिकल रन, जो 90 डिग्री हो, जो हमारी पृथ्वी क्या 90 डिग्री हो, ठीक है। अब देखिए, अब जो इसमें पहला नियम है, पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि जो भवन की ऊंचाई होगी, भवन की ऊंचाई सामान्यतः 4 मीटर रखी जाएगी, ठीक है। जैसे कोई भी हम लोग सवाल कर रहे हैं, कोई भी सवाल आ गया और उस सवाल में यह नहीं बताया है कि भवन की ऊंचाई कितनी है, कितनी मीटर है, कितनी फीट, कुछ भी अगर नहीं बताया है तो हम भवन की ऊंचाई सामान्यतः क्या करते हैं? 4 मीटर रखते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला नियम क्या कह रहा है कि यदि भवन की ऊंचाई मानक के अनुसार 4 मीटर हो तो क्षैतिज रन फर्श से 3.5 मीटर ऊपर तथा सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखी जाती है, ठीक है। अब देखिए, क्षैतिज यदि भवन की ऊंचाई मानक के अनुसार, यानी कि यदि जो भवन है, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे भवन हो गया, अगर यह भवन की जो ऊंचाई है इस मानक के अनुसार है, मानक अनुसार मतलब 4 मीटर है, तो जब 4 मीटर अगर मानक अनुसार है तो जो क्षैतिज रन, ये हमारा जो क्षैतिज रन चलेगा यह फर्श से, ठीक है ना, और यदि अगर यह 4 मीटर टोटल लंबाई है इसकी 4 मीटर, ठीक है ना, कितनी है? 4 मीटर। तो जब 4 मीटर है तो जो इसकी जो क्षैतिज रन चलेगी, क्षैतिज रन यहाँ से जो चलेगा, क्षैतिज रन फर्श से इसकी ऊंचाई क्या होगी? 3.5 मीटर, ठीक है, 3.5 मीटर। 4 मीटर तो भाई इसकी टोटल इस भवन की ऊंचाई है, जो इसका क्षैतिज रन चलेगा कितने में चलेगा? 3.5 मीटर। और सेलिंग से, यह हमारा सेलिंग है, और सेलिंग से यह 0.5 मीटर नीचे, यानी कि जो क्षैतिज रन है हमारा, यह फर्श से 3.5 मीटर ऊपर और सेलिंग से 0.5 मीटर के नीचे, ये हमारा क्या चलेगा? क्षैतिज रन, ठीक है। अब चलते हैं अगला नियम क्या कह रहा है, अगले नियम पे चलते हैं। यदि भवन की ऊंचाई 4 मीटर से कम हो तो क्षैतिज रन की जो ऊंचाई है सेलिंग से 0.5 मीटर ऊपर रखते हैं, ठीक।
अगर मान लीजिए अगर ऐसा दे दिया, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि जो भवन की ऊंचाई है 3 मीटर है, चाहे 3.5 मीटर, कुछ भी दे दिया, यानी अगर मानक नहीं दिया है 4 मीटर, अगर 4 मीटर से कुछ कम दे दिया है, तो क्या करते हैं कि जो हमारा सेलिंग है ना, सेलिंग से बस 0.5 मीटर नीचे आके यहाँ पे बस कर देते हैं क्षैतिज रन, ठीक है। अगर 3 है, अगर 3 मीटर की लंबाई है, 3 मीटर टोटल इसकी मतलब दूरी है भवन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलिंग तक, तो क्या करते हैं 0.5 घटा के 2.5 पे क्या कर देंगे हम लोग, क्षैतिज रन की वायरिंग कर देंगे, ठीक है। यानी यदि भवन की ऊंचाई न दी हो तो बस सेलिंग से 0.5 मीटर की दूरी मतलब रख के उसके बाद से हम लोग वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर जो रूल कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कि क्षैतिज रन तथा ऊर्ध्वाधर रन में प्रयोग किए जाने वाला कंड्यूट को 3 से 45 सेंटीमीटर पर स्थित सैडल व गुल्लियों के सहारे बनाया जाता है। जैसे भाई जो क्षैतिज रन, ठीक है ना, अगर हम लोग जैसे वायरिंग है तो वायरिंग में जो हम लोग कंड्यूट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर उस कंड्यूट को अगर हम लोग इंटरनली मतलब अंतर सतह प्रारूपी कर रहे हैं, सतह को ऊपर रख के, या अंतर प्रारूपी यानी कि उसको काट के उसमें कंड्यूट फिट कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जब सतह प्रारूपी कर रहे हैं भाई, तो जो कंड्यूट है, कंड्यूट को रोकने के लिए भी तो चाहिए ना, तो जो सैडल या गुल्ली है उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो सैडल क्या होता है, देखिए गुल्ली और सैडल, तो गुल्ली क्या होती है, गुल्ली लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा मतलब होता है, जैसे गुल्ली ऐसे होता है, ठीक है, देखिए गुल्ली, ठीक है ना। तो ये जैसे सामने से मतलब ये जो भीतर की तरफ, एक तरफ इसका जो भाग होता है चौड़ा भाग होता है, एक तरफ से पतला भाग, तो जो ये चौड़ा भाग होता है उसको क्या करते हैं कि दीवार को काट के छेद करके सीमेंट बालू के मतलब तरीके से जाम कर देते हैं। जो मोटा भाग होता है वो भीतर चला जाता है, जो पतला भाग होता है बाहर की तरफ, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी बाई चांस उसको खींचे भी तो गुल्ली निकल ना पाए, ठीक है। उसके बाद सैडल क्या होता है, तो कंड्यूट को बाहर से रोकने के लिए क्लिप जैसे, चाहे मतलब सैडल जो रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए कंड्यूट है, अगर ये कंड्यूट है, ऐसे कंड्यूट है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो गुल्ली हम लोग ऐसे लगाते हैं, इसको स्क्रू के माध्यम से कर देते हैं, वही हमारा सैडल होता है, ठीक है। तो कह रहा है भाई जो हम लोग यहाँ पे जो क्षैतिज रन के यहाँ पे जैसे अगर कंड्यूट लेकर चल रहे हैं, ठीक, यहाँ पे अगर कंड्यूट लेकर चल रहे हैं तो इस कंड्यूट में जो कंड्यूट है, उस कंड्यूट में जो क्षैतिज रन चाहे उदाहरण कुछ भी कर रहे हैं, तो कंड्यूट को जो यहाँ पे अगर हम सैडल जो लगा रहे हैं, जो गुल्लियां लगा रहे हैं, तो वो कितना करें, तो वो 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी, 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी के बीच में कोई भी दूरी रखकर, इतने इन सभी सैडलों के बीच की जो दूरी है इसको इतना रख के क्या कर देते हैं कि मतलब कस देते हैं, ठीक है भाई। जब अगर ये क्षैतिज अगर रन है कंड्यूट, तो उसको तो बहुत ज्यादा लोड है, लेकिन ऊर्ध्वाधर में बहुत कम की आवश्यकता पड़ती है। अब क्षैतिज तो ये है कि भाई 30 से 45 है, इसमें कोई एक ही मानक दूरी लेकर क्या करते हैं, उन सभी गुल्लियों को उतनी बराबर फिट कर देते हैं। और मान लिया अगर अलग अलग हम लोग दूरी लेंगे, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, तो एस्टिमेटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अब इनके लिए अब अलग से दूरी मापनी पड़ती है, फिर उसके बाद सैडल और गुल्लियों की मतलब संख्या पता करनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि 30 से 35 सेंटीमीटर के बीच में ही कोई एक ऐसा मानक दूरी ले लें जिससे वर्टिकल और क्षैतिज दोनों की क्या करते हैं, वहाँ पे गुल्लियां फिक्स कर दें, ठीक है ना, गुल्ली और सैडल फिक्स कर दें। इसीलिए 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच की दूरी इनको रखा जाता है। इसके बीच में अगर 40 भी ले रहे हैं तो 40 पे क्षैतिज और दोनों क्या कर देंगे, हम हल कर देंगे, ठीक है। चलिए अब अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम कह रहा है कि क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रन में कम से कम 19 मिलीमीटर व्यास कंड्यूट प्रयोग किया जाता है। तारों की संख्या पर कंड्यूट का सबसे व्यास बढ़ा दिया जाता है, परंतु यह ध्यान रखा जाता है कि पूरी वायरिंग के दौरान एक ही माप का कंड्यूट प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कंड्यूट है, कंड्यूट भी कई माप के आते हैं, 19 mm, 25 mm। तो भाई कौन से कंड्यूट का प्रयोग किया जाए, तो पहले ही देख लेते हैं कि तारों की क्या संख्या है, कितनी संख्या हो सकती है, उसके हिसाब से ही कंड्यूट की एक ही माप रखी जाती है और उसी कंड्यूट से टोटल वायरिंग कर देते हैं, टोटल वायरिंग, ठीक है ना। क्योंकि भाई अलग अलग कंड्यूट करेंगे, अगर अलग अलग कंड्यूट भी आप ले रहे हैं तो आपको ही समस्या होगी, ठीक है। अलग मान लीजिए कहीं 5 तार, 6 तार, 7 तार, 8 तार आ गए, तो उनके माप उनके हिसाब से अलग अलग कंड्यूट के माप लेंगे, और अलग अलग कंड्यूट के माप लेंगे तो जब आप एस्टिमेटिंग करेंगे तो उसमें अलग अलग कंड्यूट की गणना करेंगे, इसीलिए दिक्कत हो जाती है कि एक ही माप के कंड्यूट को ले लेते हैं और उसी से क्या कर देते हैं, वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आज ये रूल चला है, अभी रूल थोड़ा सा और बाकी है, उसके बाद से चलेगा, तो ठीक है, रूल को आप लोग तब तक दोहराते रहिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। तो फिर उस सवाल को हम लोग
चालू रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।